Good evening, everyone. Thank you for sticking to us on this seventh and last session of the day. We have had a wonderful day today, on the first day of the conclave. As a responsible media house from the Northeast, it is our duty to give a platform to the ruling, to the opposition, to all the parties. And beyond politics, we have tried to pick up many issues pertaining to the Northeast. मेरे साथ अभी मंच पे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया असम और नॉर्थ ईस्ट के इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, अगर हम लोग शुरू से शुरू करें तो आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बहुत संघर्ष से जन लोकपाल बिल हो, रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट के तहत जन्म लिया था। और उसी समय यूपीए 2 का एक ढलान देखा गया था जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज थे, और आप आम आदमी पार्टी एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट वहां पे मौजूद था। इसी के कारण काफी सिविल सोसाइटी के लोग जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को देख के ये समझते थे कि हम कैसे जुड़ पाएंगे, वहां पे आईआरएस ऑफिसर्स, आईआईटी पास आउट्स, आईएम पास आउट्स आपके पार्टी में जुड़ गए। आपको 10 साल दिल्ली में सेवा करने का मौका मिला। बहुत वायदे ऐसे हैं जो आपने किए थे और काफी फुलफिल भी हुआ और काफी रह गए। आप मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बोल सकते हैं, तो हम यमुना नदी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सर, इन 10 सालों में अगर आप अपना सक्सेस रेट देखें दिल्ली की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली हाथ से निकल गई? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, और जब ये पार्टी बनी, दिल्ली में जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे, मुझे याद है 12-13 का वो वक्त, तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, क्योंकि हाथ में तिरंगा लेके हम लोग चलते थे, तो कहते थे कि पता नहीं किस पार्टी के लोग हैं ये, हमारी पार्टी का नाम भी नहीं पता था लोगों को। केजरीवाल साहब ने मेहनत करके, बिजली के सवाल को लेके 15 दिन का अनशन करके बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी की। और पहला चुनाव मुझे याद है जब वो लड़ रहे थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया कि आप चुनाव मत लड़िए उनके खिलाफ, क्योंकि वो 15 साल राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं और आपका ये पहला चुनाव है, आप चुनाव हार जाएंगे। तो मुझे याद है मैं भी समझाने गया उनको, हमने कहा कि देख लीजिए क्योंकि आपका जीतना बहुत जरूरी है। तो कहने लगे कि मैं अगर चुनाव हार भी जाऊंगा तो पार्टी चुनाव जीत जाएगी, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है। इस हौसले और जज्बे के साथ पार्टी में हम लोगों ने काम किया। मुद्दे हमने क्या उठाए? जनता से जुड़े हुए मुद्दे, बिजली के, पानी के, चिकित्सा के, शिक्षा के। और हमने 10 साल में खूब काम करके दिखाया। 13 में जब हम जीते तो लोकपाल के सवाल पे हमें इस्तीफा देना पड़ा। 15 में जब हम आए तो 70 में से 67 सीटें आ गई। और याद कीजिए वो 15 का वक्त क्या था? भारत के प्रधानमंत्री बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आए थे। झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, और इसी रामलीला के मैदान में उन्होंने कहा था ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। और मैंने उसी दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता तय करती है कौन जंगल में जाएगा और कौन विधानसभा में जाएगा। और दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट केजरीवाल जी को देके विधानसभा में भेजा और 3 सीट बीजेपी को देके जंगल में भेज दिया। ये डेमोक्रेसी में आम आदमी की ताकत है। आपने पूछा काम हमने क्या किया? बिजली फ्री हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने करके दिखाया। पानी फ्री,
शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, ऐसे यहां पे सरकारी स्कूल हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल को देखना है। वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल हमने दिल्ली के अंदर बनाए। स्विमिंग पूल, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण, हॉकी के ग्राउंड, एथलीट के ग्राउंड, अच्छी एजुकेशन हमने यहां पे 10 साल में देने का काम किया। अब सवाल आता है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। अब सवाल आता है कि हम चुनाव हार कैसे गए। 20 में जब केजरीवाल जी चुनाव में गए तो उन्होंने कहा भाई देखो, अगर हमने काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। भारत के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा काम किया तभी वोट देना, वरना मत देना। अब 20 में जब हम दूसरी बार जीत गए चुनाव, 13 जीते, 15 जीते और 20 में जीते, तीसरी बार जीते, तो फिर इनको लग गया कि अब ये यहां से जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये जिस राजनीति को हम कर रहे हैं वो राजनीति तो ये कर नहीं रहे हैं, धर्म जाति वाली राजनीति। तो उन्होंने कहा इनको बदनाम करो, इनके काम को रोको। यहां पे एक एलजी साहब को बिठाल दिया, वो हर दिन लड़ते थे। आज कहां है एलजी साहब, बताइए आप। जब से बीजेपी चुनाव जीत के आई है, कहां पे हैं एलजी साहब। बाढ़ हो तो वो सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते थे, प्रदूषण हो तो सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते थे। हर एक चीज में वो सरकार की आलोचना करने के लिए पॉडकास्ट करते थे, मीडिया में इंटरव्यू देते थे। आज 6 महीने से कहां है एलजी साहब। तो एक साजिश करके हमारी सरकार को बदनाम किया गया। साहब, एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने घोटाला कर दिया, इनको जेल में डालो। इन्होंने दिल्ली में पानी का सिस्टम खराब कर दिया। यमुना पे मैं आपकी बात मानता हूं, यमुना पे हम काम नहीं कर पाए, हम स्वीकार कर रहे हैं। यमुना पे जो सफाई का काम हमें करना था हम नहीं कर पाए। प्रदूषण को रोकने के लिए शायद जितना काम हमें करना था हमने कोशिश बहुत की, लेकिन हम नहीं कर पाए। मैं मानता हूं आपको, आपके सामने इस बात को मानता हूं। लेकिन बाकी जो जरूरत की चीजें थी आम आदमी की जिंदगी की, वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पे हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करके दिखाया। और 10 साल तक हमने मुनाफे का बजट दिया दिल्ली को। सारा काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। अब ठीक है, 25 में उन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया। जिस एक्साइज पॉलिसी का उन्होंने, शायद पता नहीं आपके चैनल ने चलाया होगा कि नहीं चलाया होगा, मुझे याद है सारे टीवी चैनल्स, दिल्ली में तो शराब पीने की उम्र कम कर दी, दिल्ली में तो जो है गली गली में शराब बिक रही है, सिर्फ शराब बिक रही है, ये तो शराब बेचने वाली पार्टी आ गई। अभी आपने देखा सर, 25 साल से घटा के उम्र 21 साल किया, अभी किया। इसका मतलब जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली में शराब पीने की उम्र थी 25 साल। जैसे ही बीजेपी आई उन्होंने 21 साल कर दिया, लेकिन आलोचना हमारी हुई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक साजिश के तहत उन्होंने बदनाम किया, पहले तो हमारे काम को रोका, और फिर ये सब कुछ करने के बाद उनकी जो अपनी राजनीति है वोट चोरी वाली, वो जबरदस्त तरीके से दिल्ली में की। मैं आपको बता सकता हूं 42,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में, केजरीवाल जी की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे। दिल्ली की 14 विधानसभाओं में हजारों हजार वोट काटने के लिए बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। हमने इसकी शिकायत लिखित रूप से चुनाव आयोग में की। दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के घरों में लोकसभा के चुनाव में 3 वोट थे, 4 वोट थे, विधानसभा के चुनाव में 35 वोट थे, 22 वोट थे, 25 वोट थे, 26 वोट थे, सब हमने पकड़ा। तो 2 तरीके से उन्होंने काम किया, सरकार को बदनाम किया, अपना वोट चोरी का और चुनाव का जो उनका घपला घोटाले का सिस्टम है वो चलाया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन हाथों में स्याही लगा लगा के 2-2 हजार रुपए, राष्ट्रपति भवन के पास मेरा घर है नॉर्थ एवेन्यू में, वहां पे मैंने खुद पकड़ा था, उसकी वीडियो जारी की थी। तो ये सब कुछ हुआ हमारे साथ और हम दिल्ली में चुनाव हार गए। तो अगर आप फेयर तरीके से पूछेंगे तो हमसे 2% वोट ज्यादा रहे, सीटों में काफी ज्यादा हो गए। लेकिन अगर आप पूरे चुनाव के बारे में पूछेंगे तो
बहुत तरीके से हमारी पार्टी को घेरा, बदनाम किया और तब हराया। सर एक चीज बताइए, अगर चुनाव पे आते हैं, अभी जो वोट चोरी का ये सिलसिला चल रहा है उसको थोड़ा हटा के एक प्रश्न आपसे पूछना है। हमेशा से एक नोशन बनाया हुआ था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लोकसभा इलेक्शन लड़ती है तो सारे सीटें स्वीप कर देंगे। 2024 में इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों ने सीट शेयरिंग पे लोकसभा इलेक्शंस लड़े, पर जो परिणाम था आपका कुछ 4% वोट शेयर बढ़ा, वही कांग्रेस का कम हुआ। तो ऐसा दिल्ली में क्या है कि आप लोग की 13 साल की सरकार, एमसीडी आपके पास है, पूरा विधानसभा आपके पास है, पर लोकसभा सीट दिल्ली में एक भी आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि 14 में भी लोकसभा में बीजेपी जीती थी और 15 की विधानसभा हम स्वीप किए थे। 19 में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी और 20 में विधानसभा के चुनाव में हमने स्वीप किया था। अब आ जाइए 24 का चुनाव। 24 का चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, उसमें हमारा, ठीक आप कह रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन हम चुनाव उसमें हार गए। तो दिल्ली में ये एक ट्रेंड रहा पिछले 3 चुनावों से कि लोकसभा में लोग बीजेपी को वोट देते थे, मोदी जी को वोट देते थे, और विधानसभा में लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते थे। जहां तक एमसीडी की बात आपने कही, अब एमसीडी हमारे पास नहीं है। तो अब केंद्र में मोदी जी, राज्य में रेखा गुप्ता जी, एमसीडी में बीजेपी और एलजी बीजेपी का, तो सब कुछ आज की तारीख में बीजेपी के हाथ में है। और 6 महीने के अंदर बिजली कटौती शुरू हो गई दिल्ली में, बाढ़ के पानी आपको सड़कों पे दिखाई देंगे क्या हालत हो जाती है। अब कोई खबरें और टीवी पे डिबेट नहीं चलती, वो जब केजरीवाल रहेंगे तो फिर चलेगी। उसके बाद स्कूलों में बच्चों के अभिभावक जब जाते हैं, गार्जियन, उनको धक्के देके बाउंसर से बाहर फेंकवाया गया इसी 6 महीने के अंदर, आपने देखा होगा। और दिल्ली के अंदर झुग्गियों को टारगेट कर करके तोड़ा गया। आप बताइए, 40 साल 50 साल से मद्रासी कैंप, वजीरपुर और तमाम जगहों पे लोग रह रहे थे, उनकी झुग्गियां आपने रातों रात उजाड़ दी, एकदम से बुलडोजर चला के तबाह कर दिया उनको। अरे जरा तो सोचो, आपकी 70 साल से उनकी कई पीढ़ियां यहां पे रह रही हैं, आपने अचानक मतलब सबको उजाड़ के, और क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी रहेगी वहीं पे मकान आपको देंगे। कहां चला गया आपका वादा? तो पिछले 6 महीने में बुरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए हैं, जबकि अब 4 इंजन की सरकार है इनकी दिल्ली में। तो इसलिए केजरीवाल को बहुत लोग बुरा कहते थे कि अरे साहब ये तो रोज लड़ते रहते हैं, रोज एलजी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो अब कौन, अब तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। चारों जगह ये बैठे हुए, तो क्यों काम करके नहीं दिखा पा रहे हैं? काम करने के लिए नियत होनी चाहिए, ईमानदार नियत। वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में थी, तो ठीक है, हम लोग हटे हैं, अभी आगे फिर जनता सोचेगी, मौका देगी इसके लिए। सर यहाँ पे अगर दिल्ली में अगर 4 इंजन की सरकार है, तो पंजाब में आपकी पूरी सिंगल इंजन एकदम फुल थ्रॉटल एक सरकार है, जहाँ पे होम भी आपके पास है, जो आपको पहले से एकदम जिसका प्रॉब्लम था, एकदम फुल फ्लेजेड स्टेटहुड है। कभी कभार ऐसा देखा गया या सुना है, मुझे फिजिकली मैं देखा नहीं हूं तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, हमने सुना है कि अरविंद जी या मनीष जी काफी इन्वेस्टेड है पंजाब में। क्या आपको डर है दिल्ली 2.0 हो जाएगा पंजाब में, और अगर वो हो गया तो पार्टी का अनिश्चयता आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जब तक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी, सीबीआई, एनआईए तमाम जांच एजेंसियां हैं, सारी विपक्षी पार्टियों को सावधान रहना पड़ेगा, सारी विपक्षी पार्टियों को चैतन्य रहना पड़ेगा और उनको सजग रहना पड़ेगा। तो हम अपना काम मजबूती से पंजाब में कर रहे हैं। दिल्ली में जरूर हमने झटका खाया, लेकिन हम पंजाब अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसलिए वहां पे सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और पंजाब की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस हो,
60,000 70,000 लोगों को पक्की सरकारी नौकरियां देने की बात हो, 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहां पे पानी आने लगा। भगवंत मान जी की सरकार बेहतरीन काम करके दिखा रही है। वहां भी 300 यूनिट बिजली फ्री हमने करके दिखाया पंजाब में। नशे के खिलाफ एक पूरा अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, युद्ध नशे के विरुद्ध, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके और जो भी स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, ये सब कुछ ठीक करने का जो भी काम पंजाब में हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और अभी बाढ़ में सारे हमारे विधायक, मंत्री, सारी सरकार वहां पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में हमारी 92 सीट थी जब हम आए थे, तो अभी 95 सीट है। जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हम जीते, ये इस बात का प्रमाण है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग खुश हैं और वोट कर रहे हैं हमारे लिए। सर, कहीं दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से पंजाब तो नहीं चल रहा? अब देखिए, ऐसा है कि एक पार्टी में जब आप हैं तो पार्टी के सभी लोगों को काम करना होता है। हम लोगों की ड्यूटी कभी यूपी लगा दी जाती है, कभी पंजाब लगा दी जाती है, कभी गुजरात भेजा जाता है, कभी गोवा भेजा जाता है। तो हम गए, अपना काम किए, काम करके फिर वापस अपने काम पे, अपने संगठन के काम में, जहां जहां संगठन को जरूरत होती है भेजते हैं। कोई ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली बात नहीं है। फुल फ्लेज अच्छी गवर्नमेंट वहां पे चल रही है। सर, पार्लियामेंट में आपकी आवाज काफी बुलंद रहती है। शेरो शायरी के थ्रू आप काफी मैसेजेस क्लियर करना चाहते हैं और काफी अच्छा भी सुनने को लगता है, भले वो पेगासस इशू हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हो। और इनफैक्ट मणिपुर के ऊपर जो वीडियो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर आपने आवाज उठाई थी और उस वजह से शायद आप 2023 के मॉनसून सेशन में आपको सस्पेंड किया गया था। सर, आपने किस मुद्दे पे बात उठाए उसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करूंगा। मेरे को एक सांसद होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक सवाल है। सर, एक सांसद का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें पता है ये है कि सदन के अंदर जो जनता का जो भी विषय है उसको एस्टैब्लिश करना। आप सदन के सदस्य होके अगर सस्पेंडेड रहेंगे या एनी टाइम स्लोगनिज्म, अंदर प्रोटेस्ट, बाहर प्रोटेस्ट होता रहेगा, तो जनता का जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश कब होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बार मैं सस्पेंड हुआ जब दिल्ली के अंदर सीलिंग के नाम पे लोगों की दुकानें उजाड़ी जा रही थी, तोड़ी जा रही थी। दूसरी बार सस्पेंड हुआ जब देश के किसान लाखों की संख्या में सड़कों पर बैठे हुए थे। 3 काला कानून सरकार लेके आई। हम लोगों ने अनुरोध किया कि ये कानून मत लेके आइए, इससे किसानों की जमीन पे कब्जा करने का एक आप रास्ता खोलेंगे पूंजीपतियों के लिए। किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी, उनको सरकारी समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें हमने सरकार के सामने रखी और उस समय के हालात आप जानते हैं, लाठियां चल रही थी, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे। तो उन चीजों से मन व्यथित होता था, परेशान होता था कि भाई ये देश के अन्नदाताओं के साथ क्या हो रहा है। तो उस बिल का हमने विरोध किया, फिर उस दिन सस्पेंड हुए और उसमें और भी विपक्ष की पार्टियां थी। मणिपुर, जिस मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बताइए, वो दृश्य देखने के बाद एक सांसद होने के नाते 2 ऑप्शन थे मेरे पास। मैं चुपचाप सरकार के सामने सर झुका के बैठा रहूं या फिर मैं सरकार का विरोध करूं। जब मैं सरकार का विरोध करने के लिए गया, मैंने एक ही बात कही कि मणिपुर के ऊपर बहस कराइए। वहां हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहां नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, वहां पे चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसके ऊपर सदन के ऊपर बहस होनी चाहिए। ये मांग करना गलत था क्या? ये बात उठाना अपराध था क्या? मुझे ऐसे नहीं सस्पेंड किया गया। भारत की संसदीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद मैं हूं। मुझे 11 महीने सस्पेंड करके रखा गया और सबने अनुरोध किया जाके चेयरमैन साहब से, अब तो वो नहीं है, तो जो भी उनकी मजबूरियां रही होंगी मैं नहीं जानता, मुझे बहाल नहीं किया गया। और तो और
जब मैं दूसरी बार चुन के आ गया, हमारी पार्टी ने दूसरी बार मुझे चुन के भेजा, तब भी हमें कहा गया कि यह मामला आपके ऊपर अभी भी चलेगा। तो मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने गया और तब मैंने वहां बयान दिया, मणिपुर को लेकर जो भी बातें मैंने कही थी वो बिल्कुल सही थी। मेरी बात से किसी को दुख पहुंचाओ तो मैं उसके लिए खेद। और उसके बाद तब मुझे सदन में आने दिया गया। आप बताइए, आपने कहा एक सांसद के तौर पे देश में होने वाली घटनाओं पे बोलने का हक नहीं मुझे क्या? बिल्कुल। सदन में क्या चर्चा कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और ये मांग अगर आप कीजिए और आपकी मांग को बार बार दरकिनार किया जाए, उसको बार बार टाला जाए, रोका जाए। 267 का नोटिस होता है जिसमें बाकी विषयों को स्थगित करके चर्चा कराने की बात होती है। 50-50 सांसदों ने लिख के दिया कि भाई मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा कराइए, नहीं कराई गई, नहीं कराई गई। तो कभी भी मैंने बस ऐसे खुशी में खड़े हुए और नारे लगाने लगे, ऐसा कभी नहीं किया हमने प्रधानमंत्री का सेंट्रल हॉल में मैंने और भगवंत मान जी ने नारे लगा के विरोध किया, तब जब वो किसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने विरोध किया। कभी भी इसलिए नहीं कि बस विरोध करना इसलिए विरोध किया, मुद्दों पे विरोध किया, जनता के सवालों पे विरोध किया। और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, आप अगर उठा के मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, मेरी 100%, लगभग 100% हाजिरी रहती है। हर बिल के ऊपर कोशिश करता हूं कि अपनी बात रखूं। तो 0 आवर के जरिए, स्पेशल मेंशन के जरिए, 267 के जरिए लोगों के मुद्दे जो उठाने का प्रयास हो सकता है वो करता हूं। सर ठीक है, अब थोड़ा एक्साइज के बारे में बात करते हैं। सर एक, अगर ये स्कैम है नहीं है, पॉलिसी जो है अभी कोर्ट में है, तो उसके बारे में अभी मैं जजमेंट नहीं मांग रहा आपसे, पर जो भी है एक दाग आम आदमी पार्टी के जो करप्शन फ्री इमेज है उस पे दाग तो लगा है। और जिस पेस पे आम आदमी पार्टी के ऊपर दाग लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज स्कैम हो गया, फिर स्वाति मालीवाल वाला केस हो गया, इस दाग को आप लोग हटाएंगे कैसे? अगर कल को कोर्ट आपके फेवर में भी ऑर्डर देता है, फिर भी लोगों के जहन से, दिमाग से इसको विड्रॉ करने में तो काफी टाइम लगेगा। शीश महल वाला बात हो गया। देखिए, तो कंटिन्यूअसली वो एक दाग लगते जा रहा है और एक ही डायरेक्शन, दिशा में जा रहा है वो। देखिए, ऐसा है कि ये दाग पैदा किए गए, कोई दाग नहीं थे। मैं आपको 2 मिनट में सब कुछ समझाता हूं। कहा गया कि दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुल गए, ऐसी एक्साइज पॉलिसी लेके आए। मैं आपकी चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये नई एक्साइज पॉलिसी से पहले शराब के ठेकों की संख्या जितनी थी, इस एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद शराब के ठेकों की संख्या दिल्ली में कम हुई। 661 या इसके आसपास शराब के ठेकों की संख्या दिल्ली में थी, जबकि उसके पहले 800 के ऊपर शराब के ठेके दिल्ली में थे। ये पहला झूठ। दूसरा झूठ कहा गया कि इन्होंने लाइसेंस फीस माफ कर दी। कोरोना के समय में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और एमसीडी सहित तमाम राज्य सरकारों ने लाइसेंस फीस इसलिए माफ की क्योंकि उस दौरान लोगों के व्यापार नहीं चले, वो चाहे एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे टोल का हो, चाहे वो ये जो बार रेस्टोरेंट थे इनका हो, तो सबकी फीस माफ हुई। कई राज्यों में हुई, हमने किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे किया। वो घोटाला है साहब। सुनते जाइएगा क्या हमारे ऊपर आरोप है। इसके अलावा एक भी रुपए, कोई प्रॉपर्टी, कोई गहना, कोई सोना, हिंदुस्तान का एक ऐसा घोटाला है ये, जिस घोटाले में ना तो अरविंद केजरीवाल के घर कुछ निकला, ना मनीष सिसोदिया के घर कुछ निकला, ना संजय सिंह के घर कुछ निकला, ना सत्येंद्र जैन के घर कुछ निकला, और फिर भी हम लोग भ्रष्टाचार के आरोप में गए। मुझे 6 महीने जेल में रखा, किसके बयान पे? जिस आदमी से 9 बार स्टेटमेंट लिया ईडी ने। पूछा उसने चेंज किया स्टेटमेंट। पूछा संजय सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं साहब। संजय सिंह कोई एक्साइज पॉलिसी से लेना देना है? नहीं साहब। कुछ है मतलब इनका? नहीं साहब। फिर उसको पकड़ के जेल में डाला, फिर जेल में मेरे खिलाफ स्टेटमेंट लिया, और फिर 10वें बयान पे मुझे जेल में डाल दिया।
और सुनिए आप, ईडी के इतिहास में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे सम्मन नहीं किया गया, पूछताछ नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं दी गई। मेरे घर पे आए, 14 घंटे छापेमारी की और बोले चलिए साहब जेल चलना है आपको। ये हुआ है। किससे बोलने जाए, किससे कहने के लिए जाए? सिर्फ इसलिए कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मेरी आप गर्दन पकड़ के मुझे जेल में डाल देंगे और आपको लगता है कि मैं इससे चुप हो जाऊंगा? एकदम नहीं होऊंगा। और 10 गुना ज्यादा ताकत से आपके खिलाफ बोलूंगा। और मेरी चुनौती है सरकार से, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित कीजिए आप। मेरे घर पे कुछ मिले, मेरे गांव में कुछ मिले, मैंने कहीं कोई घोटाला पूरे हिंदुस्तान में कर रखा हो, निकालिए ना आप। इतनी ताकतवर एजेंसी है आपके पास, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, एनआईए आपके पास, निकालिए आप। मैं तो चुनौती देता हूं। तो इसलिए मनगढ़ंत तरीके से आप किसी के ऊपर कोई भी घोटाले का आरोप लगा दीजिए, कोई क्या कर सकता है? जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है एक्साइज पॉलिसी पे जो कुछ भी इन्होंने किया, कुछ नहीं निकला किसी के पास। सर, एक्साइज पॉलिसी के वजह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, आप स्वयं खुद तिहाड़ में रह के आए हैं। तो एक थोड़ा लाइट हार्टेड क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली मन तो अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए ये नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लगा वहाँ पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है? क्या आप अरविंद जी से मिल पाते थे, मनीष जी से बात कर पाते थे? एक्चुअली क्या हुआ, मेंटल स्टेट क्या हो जाता है उस समय? एक्चुअली क्या हुआ कि जिस सेल में मैं रह रहा था, तो अरविंद जी की जब अरेस्ट हुई तो उसके बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया, दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया और बोले कि संजय सिंह की सेल में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो हमारे बगल वाली सेल में उनको रखा गया, मुझे दूसरी जेल में कर दिया, 5 नंबर जेल में कर दिया। मैं पहले 2 नंबर जेल में था। जब मैं ईडी के कस्टडी में गया तो दूसरे दिन ही मैंने अपनी पत्नी जब मुझसे मिलने के लिए आई, और टाइम रहता था शाम का मिलने का, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ किताबें ला के दे दो। तो मैंने नेल्सन मंडेला जी की जीवनी मंगाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवनी मंगाई, बहुत शहीद आजम भगत सिंह की किताबें मंगाई, आज़ादी के दीवाने एक किताब है वो मंगाई, और मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैंने उन लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई कष्ट मुझे ऐसा यहाँ पे नहीं है, और उससे ताकत मिलती गई। और मैं कैसे जेल में रहा हूं ये अपने मुंह से कहूंगा तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, आप जेल के अधिकारियों से पूछिएगा। मुझे सुपरिंटेंडेंट ने एक दिन बुला के कहा कि संजय जी आप थोड़ा दुखी रहा कीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले नहीं, ऊपर से डांट पड़ती है। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, आप सीसीटीवी कैमरे में रहते हैं और रात में तो आप टीवी चैनल देखते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, कहते हैं इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं किताबें पढ़ता था, उसके बाद शाम को वहां पे बैडमिंटन खेलने के लिए जाता था, उसके बाद वहां एक म्यूजिक के लिए उन्होंने सिस्टम रखा था कैरोके का, तो वहां पे जाके सब लोग प्रैक्टिस करते थे, गाना वाना गाते थे, मैं भी जाके गाने वाने गाता था और आराम से पूरे टाइम रहता था। तो उनको शाम को वॉक करता था लोगों के साथ। तो उनको एक दिन मुझे बुला के कहना पड़ा कि भाई आप थोड़ा दुखी रहा कीजिए। हमने कहा कि आप अपने आकाओं को बता दीजिए कि मैं ऐसे ही जेल काटूंगा, रखे हमें जेल में। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकल के आया, मैंने एक क्षण भी, मतलब 1 मिनट भी मैंने बर्बाद नहीं किया अपना। और हर दिन यही सोचता था कि जिस दिन बाहर निकलूंगा 4 गुना ताकत से इनके खिलाफ बोलूंगा। और निकलते ही मैंने बोला, आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो आप ये कोशिश करिए कि भाई हम ऐसे मुकदमे लगा के इनको जेल में डाल के दबा देंगे तो फिर तो आप अपने मकसद में सफल हो गए, हम फेल हो गए। तो हमें फेल नहीं होना, इनके आगे इनसे लड़ना है। संजय जी, आपने पार्लियामेंट के अंदर या बाहर काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने पार्टी के अंदर या बाहर भी काफी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। मुझे आपसे ये जानना है, ऐसी ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसने आपको संजय सिंह बनाया है? अब देखिए,
अगर आप मेरे शुरुआती दिनों की बात करेंगे तो मैंने 16 साल तक रेडी पटरी वालों के लिए काम किया है, जो वेंडर्स थे उनके लिए काम किया। और उस दौरान 2004 में एक नेशनल फेरी पॉलिसी बनी थी अटल जी के ज़माने में। तो हम लोगों की लड़ाई ये थी कि ये फेरी पॉलिसी जो है वो लागू हो। हॉकर्स फेडरेशन एक था जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, शक्तिमान घोष जी, तो उनके साथ मैं उस समय था, उस पर काम किया। और फिर हमारी एक संस्था थी सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन, फिर मैंने चंद्रशेखर आजाद के नाम पे आजाद समाज सेवा समिति बनाई। उसकी तरफ से गर्मियों में निःशुल्क प्याऊ चलाने का काम, ठंडियों में कंबल रजाई वितरण का, अलाव जलाने का काम, इस तरह के काम, सोशल वर्क, हॉस्पिटल में लोगों की मदद करना, ब्लड डोनेशन करना, तो ये सब काम किया करता था। और देश भर में जब भी कोई ऐसी आपदा आई, तो चाहे वो भुज का भूकंप हो या तमिलनाडु की सुनामी हो, सब में जाके हम लोगों ने काम किया। तो बेसिकली यही था, सफर यहीं से शुरू हुआ। फिर उस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने घूस को घूसा एक अभियान चलाया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लेके, तो उसमें मैं शामिल हुआ और वहां से केजरीवाल जी से हमारा संपर्क हुआ, मुझे याद है शायद 2004-05 के दौरान। और फिर तब से अब तक आप समझ लीजिए कि लगभग 20 साल का साथ हो गया हम लोगों का। फिर उन्होंने अन्ना जी का ये आंदोलन शुरू किया, उसमें साथ में रहा। तो छोटे छोटे आंदोलनों से ताकत मिली। और एक बात जरूर है कि जब मैं पार्लियामेंट में पार्टी ने मुझे भेजा, केजरीवाल साहब ने, तो मैं उन चीजों को भूल नहीं पाया। हमने इस बात को हमेशा याद रखा कि कहां से हम लोग निकले हैं, रूट क्या है हमारा। आम लोगों की लड़ाई लड़ना, आम लोगों की आवाज उठाना, तो ये बात मुझे अभी भी याद रहती है। और जब भी संसद में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनकी आवाज को उठाऊं। अब उसमें सत्ता को निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है, तो हमें सस्पेंड करते हैं, उठा के जेल में डालते हैं, मुकदमे लगाते हैं, हमारे खिलाफ अभियान चलाते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व और निखरता है, और संजय सिंह बनने में शायद इन घटनाओं ने हमारी मदद की। सर, आम आदमी पार्टी, जैसे कि अभी हमने बात किया, एक साफ राजनीति करने के लिए जन्म लिया था, करप्शन फ्री सरकार बनाने के लिए जन्म लिया था। अगर दिल्ली और पंजाब स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर, तो नॉर्थ ईस्ट को क्यों आपके ऊपर विश्वास हो? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथी राजेश जी यहाँ पे बैठे हैं, वो अपना काम वहां पे कर रहे हैं, संगठन बहुत लगे रहते वो के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सफर कितना है आप सोचिए, 13 साल का सफर है, 12 में बनी, अभी 25 हुआ है। और इतने कम समय में 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बनाई। अभी हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है दिल्ली में। पंजाब में हमने पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बने, फिर हम वहां सरकार में हैं। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमारे 2 एमएलए हैं। गुजरात में हमारे 5 एमएलए हैं। महराज मलिक जो इस वक्त जेल में है, अभी जिनके मामले को लेकर मैं जम्मू कश्मीर गया था, वो जम्मू कश्मीर से हमारे एमएलए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चेयरमैन हैं हमारे, पार्षद हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी, गुवाहाटी में हमारी एक पार्षद जीती थी, और कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में थोड़ा धीरे धीरे काम हमारा बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि 13 साल के सफर में केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है। आज ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और अगर हम लोग अपने रास्ते पे सही ढंग से काम करते रहे तो हमारा विस्तार नॉर्थ ईस्ट में भी होगा। मैं तो नॉर्थ ईस्ट का सांसद नहीं हूं, मणिपुर का, लेकिन मैं 11 महीने सस्पेंड रहा और मुझे कोई इस बात का गुरेज नहीं है, मन में कोई तकलीफ नहीं है। तो देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी गलत हो रहा होगा तो हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। ठीक है संजय जी, अभी एक लास्ट में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं।
उस स्टेटमेंट के ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे सर। नीली वैगनार, गले में मफलर और आगे एक रेनॉल्ड्स का पेन, वो है या खो गई है? नहीं है। आप देखिए क्या है कि शायद 10 साल पहले आप जैसे रहे होंगे, आज वैसे नहीं है। पहनने में, चलने में, जीवन शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन हर इंसान में आता है। लेकिन मूल क्या है, मूल बात क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने रास्ते से भटक गए? बिल्कुल नहीं। क्या केजरीवाल ने लोगों के लिए जो योजनाएं, जो मकसद उनका था कि हम राजनीति को आम इंसान के लिए लेके आएंगे और उनके हक की बात करेंगे, उनके हक में काम करेंगे, क्या उससे बदल गए? बिल्कुल नहीं। और आप जिस शीशमहल की बात करते थे, वो सवाल का जवाब छूट गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे एक आरटीआई निकली है अभी। एक दिन के रहने का खर्चा 15 करोड़ आया उनका। प्रधानमंत्री के रहने के 3 दिन के खर्चे से भी कम में वो घर मुख्यमंत्री का बना, और उसमें वो केजरीवाल का अपना निजी घर नहीं था। लेकिन ठीक है, उसको इशू बनाया गया तो बनाया गया। तो इसलिए व्यक्तिगत ईमानदारी में आज भी अरविंद केजरीवाल उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे 2011 में थे, 2005 में थे, जहां पे अपने नौकरी के दौरान थे और जिस संकल्प को लेकर वो राजनीति में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू वेरी मच।